big hello to all of you. This is Taranum here with my next video. Today's video is on the topic of forfeiture and ratio of share. मैं आपको बताना चाहूंगी कि क्लास 12th के लिए और बीकॉम ऑनर्स के सेकेंड सेमेस्टर में के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, बीकॉम ऑनर्स के जो सेकंड सेमेस्टर में आपको कॉर्पोरेट अकाउंटिंग सब्जेक्ट मिला होगा, उसका फर्स्ट चैप्टर ही आपका शेयर से रिलेटेड है। तो टाइम गैप होने की वजह से, जैसे हमने शेयर्स का चैप्टर 12th क्लास में पढ़ा था, तो टाइम गैप होने की वजह से हो सकता है कि आप एंट्रीज भूल गए हो, तो आप उन एंट्रीज को रिमाइंड करने के लिए ये वीडियो डेफिनेटली देख सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है कि फॉरफीट किस तरीके से किया जाता है और रेशियो किस तरीके से किया जाता है। देखिए, आपकी बुक में ना फॉरफीचर एंड रेशियो से रिलेटेड कई सारे केसेस है। ठीक है, तो उसमें से जो मैंने केस लिया है वो आपको क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा कि मैंने कौन सा केस लिया है। तो चलिए क्वेश्चन को रीड करने के साथ वीडियो स्टार्ट करते हैं। और हाँ, मैं आपको एक बात रिमाइंड कराना चाहूंगी, अगर आपको शेयर इशू करना आता है तभी आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगी। अगर आपको शेयर इशू करना नहीं आता तो ये वीडियो आपको हेल्प नहीं कर पाएगी, क्योंकि आप कुछ चीजें समझ नहीं पाएंगे। और क्योंकि एग्जाम का टाइम पास आ गया है तो मैं ऐसा एज्यूम कर रही हूँ कि आपको इशू करना आता ही होगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे है एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 200 शेयर्स। आप चाहे एक फुल फ्लेजेड क्वेश्चन कर रहे हो या फिर सिर्फ फॉरफीचर एंड रेशियो की एंट्री कर रहे हो, आपको ये पता होना चाहिए कि आपने कितने नंबर ऑफ शेयर फॉरफिट किए हैं। तो क्योंकि हम फॉरफीचर की एंट्री कर रहे हैं तो कितने शेयर फॉरफिट कर रहे हैं हम यहाँ पर 200 शेयर। तो आपकी एंट्री 200 शेयर से ही स्टार्ट होगी। अगर आप फुल फ्लेजेड क्वेश्चन कर रहे हैं तो भी आपको नीचे कहीं पर जाके एक बात गिवन होगी कि कितने नंबर ऑफ शेयर है जिन्होंने किसी भी इंस्टॉलमेंट का अमाउंट आपको गिवन नहीं किया है, इसलिए आप उसके इतने नंबर ऑफ शेयर को फॉरफिट कर रहे हैं। तो फॉरफीचर की एंट्री के लिए हमेशा आपको बता रखा होता है कि कितने नंबर ऑफ शेयर आप फॉरफिट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको गिवन है 200 शेयर ऑफ ₹100 ईच। 100 ईच क्या है? आपकी फेस वैल्यू है। ठीक है, नेक्स्ट ये कह रहे हैं ₹70 कॉल्ड अप, जिसमें से सिर्फ 70 कॉल्ड अप किया गया है। ठीक है, तो 70 कॉल्ड अप का मतलब ये है, जैसे मैंने एक एग्जांपल कंसीडर किया, आप सामने देख रहे हैं। एप्लीकेशन ₹30 का है, अलॉटमेंट 20 का है, कॉल्स दे रखा है 20 और कॉल। अब ये फर्स्ट कॉल भी हो सकता है, फाइनल कॉल भी हो सकता है। ठीक है, ये आपको इंस्टॉलमेंट मेथड में आपको ऑलरेडी पता होगा। ठीक है, अब इसमें से क्या है कि आपको ये पता है कि इंस्टॉलमेंट मेथड में जरूरी नहीं है कि शेयर होल्डर सारे ही अमाउंट आपको दे देते हैं, क्योंकि आपको एंट्री से पता चल गया है कि हम फॉरफिट कर रहे हैं, तो इसका मतलब डेफिनेटली कोई ऐसा शेयर होल्डर है जिसने सारे अमाउंट आपको नहीं दिए हैं। तो हमने यहाँ पे बात ध्यान रखनी है कि कॉल्ड अप अमाउंट कितना है। कंपनी जितना कॉल्ड अप करती है उसी के अकॉर्डिंग ही फॉरफिट किया जाता है। कंपनी ने यहाँ पे फेस वैल्यू 100 गिवन की है, लेकिन उसमें से सिर्फ 70 ही कॉल्ड अप किया है। यानी कोई ऐसा इनका इंस्टॉलमेंट मेथड होगा, क्योंकि ये पूरा क्वेश्चन गिवन नहीं है तो मैं ऐसा एज्यूम करके चल रही हूँ कि एप्लीकेशन 30 है, अलॉटमेंट 20 है, कॉल्स पे 20 है। 30, 20 और 20 मिल के 70 हो गया। यानी फाइनल कॉल उन्होंने डिमांड नहीं की है। तो जिस कॉल की डिमांड नहीं की गई है उसे हमें फॉरफीचर में लेना भी नहीं होता, तो उसको भूल जाओ अभी। ठीक है, इसके बारे में मैं ज्यादा बात नहीं कर रही हूँ, हमें सिर्फ 70 तक की ही बात करनी है। तो इन्होंने कॉल्स तक, यहाँ फर्स्ट कॉल तक ही मांगा है। आगे देख लेते हैं। On which the shareholder had paid application allotment money of ₹50 per share। अब ये कह रहे हैं, देखो, जब भी हम किसी शेयर होल्डर के शेयर को फॉरफिट करते हैं तो जरूरी होता है ऐसा कि उसने कोई ना कोई इंस्टॉलमेंट का अमाउंट तो दिया ही होगा। जैसे कि आप ये बात जानते हैं कि अगर आप किसी भी कंपनी के शेयर को परचेज करते हो तो एप्लीकेशन का अमाउंट देकर ही आप उनके शेयर होल्डर बन सकते हो। तो यहाँ पे इन्होंने बताया है कि उसने एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट ₹50 के अकॉर्डिंग दे दिया है। तो ये बात हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। 70 आपने कॉल्ड अप किया, जिसमें से 50 वो दे चुका है, तो जो नहीं दिया वो कितना हो गया? 20। तो ये हमें कैसे पता चला? 70 माइनस 50 इज इक्वल टू 20। तो 20 अमाउंट उसने नहीं दिया। अब यहाँ पे ये मेंशन नहीं है कि 20 अमाउंट जो है वो कौन सा कॉल है। जैसे नॉर्मली क्वेश्चन में गिवन होता है कि उसने फर्स्ट कॉल नहीं दिया या फिर उसने सेकंड कॉल नहीं दिया, लेकिन इस क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि कौन सा कॉल नहीं दिया। तो इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन आपके लिए चूज किया है। अदर वीडियोस में आपको पता होगा कि किस तरीके से लिखते हैं, आपने देखा होगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि उसने क्या नहीं दिया तो उसे हम बोलते हैं अनपेड कॉल। ठीक है, उसे हम कहते हैं अनपेड कॉल। तो हम ₹20 के अकॉर्डिंग अनपेड कॉल ले रहे हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं कि फॉरफीचर की जनरल एंट्री किस तरीके से होती है। तो फॉरफीचर की एंट्री स्टार्ट होती है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है,
शेयर कैपिटल में हमेशा आपको याद रखना है कॉल्ड अप अमाउंट आता है। कॉल्ड अप अमाउंट कितना है आपका 70। तो आप यहाँ लिखेंगे कितने शेयर फॉरफिट किए गए, 200 शेयर फॉरफिट किए गए। कॉल्ड अप अमाउंट आपका 70 के अकॉर्डिंग है, तो ये आ जाता है आपका 14,000। ठीक है, फिर 2, अब जो कॉल नहीं मिला, यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि उन्होंने फर्स्ट कॉल नहीं दिया कि फाइनल कॉल नहीं दिया, हमें नहीं पता, तो हम फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल भी नहीं लिख सकते। तो हम क्या लिखेंगे, कॉल्स इन एरियर। तो 2 कॉल्स इन एरियर, या फिर आप अनपेड कॉल भी लिख सकते हो, अनपेड कॉल्स लिख सकते हो। ठीक है, मर्जी है आपकी, जो भी लिखो दोनों ही ठीक रहेंगे। तो कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर कितना होगा, तो ये भी 200 शेयर्स के अकॉर्डिंग होगा। 200 अभी मैंने बताया था 20 के अकॉर्डिंग। देखो 70 डिमांड की गई, 50 आपको मिल चुका है, तो दैट मीन कि 20 आपको नहीं मिला, तो यानी 4000 अमाउंट आपको नहीं मिला। ठीक है, मैं ये यहां से हटा देती हूँ। ये हो गया। नेक्स्ट, जो मिल चुका होता है आपको ध्यान देना है, जो मिल चुका है वो फॉरफिटेड शेयर्स के अंदर जाता है। तो फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट, आपको एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मिल चुका है जो कि 50 रुपीज के अकॉर्डिंग है। एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट दोनों मिला के 50 रुपीज का है। ठीक है, तो 200 मल्टीप्लाइड बाय 50, तो 10,000 आपको मिल चुका है। तो आपको ये याद रखना है, मैं आपको टिप दे रही हूँ, जो अमाउंट आपको मिल चुका होता है उसको हम फॉरफिटेड में डालते हैं, जो नहीं मिला होता उसका हम नाम लिखते हैं। अगर आपको नाम गिवन नहीं है कि उसने कौन सा कॉल नहीं दिया, तो उसके लिए आप अनपेड कॉल भी लिख सकते हो या कॉल्स इन एरियर भी लिख सकते हो। तो ये हो गई हमारी फॉरफिचर की एंट्री। ठीक है, अब रीइश्यू की एंट्री पे आते हैं। रीइश्यू के लिए इन्होंने क्या बोला है, आउट ऑफ दीज 150 शेयर। अब देखो आपने 200 शेयर फॉरफिट किए थे, जिसमें से 150 शेयर रीइश्यू कर रहे हैं। तो आप समझ गए होंगे ये कौन सा केस है। ये केस वो है जिसमें हम सारे के सारे शेयर को रीइश्यू नहीं करते। तो आपकी बुक में एक टॉपिक दिया गया होगा कि जब हम सारे शेयर रीइश्यू नहीं करते तो पार्टली शेयर आर रीइश्यूड, तो कैसे जनरल एंट्री होती है। ठीक है, तो 200 शेयर थे फॉरफिट करने के लिए, 150 शेयर रेशियो किया गया। उसके बाद ये आपको बताते हैं कि रेशियो आपने कितने में किया। रेशियो टू नरेश एज ₹70 पेड अप फॉर ₹80 पर शेयर। अब ये कह रहे हैं इन्होंने रेशियो किया 80 पर, लेकिन आपका पेड अप का अमाउंट है ₹70। ठीक है, अब मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी कि जब भी हम रीइश्यू करते हैं तो जिस तरीके से इशू के टाइम पर आप एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं, इसी तरीके से रीइश्यू के टाइम भी आप एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट पे रीइश्यू कर सकते हैं। अब हमें पता कैसे चलेगा कि रीइश्यू इन तीनों में से किस केस में हुआ है, तो डिपेंड करता है कि आपका कॉल्ड अप अमाउंट क्या है और रीइश्यू का अमाउंट क्या है। कॉल्ड अप अमाउंट, रेशियो अमाउंट, दोनों को कंपेयर करो, ज्यादा या कम हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंग आपको पता चल जाएगा। देखो मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल सेट किया हुआ है। ठीक है, रेशियो अगर आप एट पार पे कर रहे हैं तो आपका कॉल्ड अप अमाउंट कितना है 70। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जब भी आप रेशियो करते हैं तो आपको कॉल्ड अप अमाउंट के साथ कंपेयर करना है। तो अगर एट पार होता, अगर आपने 70 में रेशियो किया होता तो 70 से 70 मैच होता तो वो एट पार का केस बन जाता। अगर आपने 80 में रेशियो किया है तो 70 और 80 ज्यादा हो गया 80, तो ये क्या हो गया, प्रीमियम का केस हो गया 10 रुपीज के अकॉर्डिंग। अगर आपने 70 कॉल्ड अप है और 60 में रेशियो किया होता तो ये कम हो गया, तो ये डिस्काउंट का केस हो जाता। ठीक है, लेकिन हमने क्या किया, 80 में 70 आपका पेड अप है लेकिन आपने 80 पर शेयर के अकॉर्डिंग उसको रेशियो किया है, तो ये ज्यादा हो गया, तो ये वाला केस हो गया, तो ये एट प्रीमियम का केस हो गया। तो एट प्रीमियम में आपने इसको रेशियो किया है तो 70 तो आपका शेयर कैपिटल में चला जाएगा और 10 रुपीज का जो गैप आ रहा है वो आपका प्रीमियम का अमाउंट हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं इसकी एंट्री किस तरीके से होगी। तो फर्स्ट एंट्री आपकी फॉरफिचर की थी, नेक्स्ट एंट्री आपकी, तो रेशियो करते टाइम बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ठीक है, क्योंकि 10 रुपीज ज्यादा में आपने किया है रेशियो तो वो ट्रांसफर हो जाएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में।
अब देखो आपने 200 शेयर के अकॉर्डिंग फॉरफिट किया था, लेकिन उसमें से सिर्फ 150 शेयर ही रीइश्यू करे हैं, तो रीइश्यू की एंट्री हमारी 150 के अकॉर्डिंग होगी। कितने में रीइश्यू किया आपने? 80 पर शेयर के अकॉर्डिंग, तो 12,000 में आपने रीइश्यू कर दिया, जिसमें से शेयर कैपिटल में आप 150 इंटू 70 के अकॉर्डिंग रखेंगे, तो 10,500 आप शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। मैं यहां से देख रही हूँ, जिनको मैंने सर्कल किया हुआ है उनके अकॉर्डिंग, ठीक है। 70 के अकॉर्डिंग आप शेयर कैपिटल में डालोगे और 10 रुपए ज्यादा हो गए तो प्रीमियम रिजर्व में चला जाएगा, तो 150 इंटू में 10 यानी कि 1500 आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व हो गया। अब नेक्स्ट आता है, देखो जब भी आप शेयर को फॉरफिट करते हो तो जो शेयर होल्डर आपको ऑलरेडी एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट एज पर टू क्वेश्चन दिस क्वेश्चन जो उन्होंने 50 रुपीज एप्लीकेशन अलॉटमेंट की दे दिए हैं, अब वो कंपनी के लिए फायदा हो गया, क्योंकि अब वो उसको वापस से रिटर्न तो नहीं करेगी, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग जो फायदा हुआ है उसको ट्रांसफर करना है कैपिटल रिजर्व में। तो जब भी शेयर्स के क्वेश्चन हम करते हैं तो जो भी हमारा फॉरफीचर का अमाउंट होता है उसकी थर्ड एंट्री होती है, उसे ट्रांसफर कर देना कैपिटल रिजर्व में। अब कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने की एंट्री होती है, तो फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट, क्योंकि फॉरफीचर का ही अमाउंट हम ट्रांसफर कर रहे हैं, तो फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। अब बात आती है कि हम यहाँ पे कितना अमाउंट ट्रांसफर करेंगे। देखो आपको क्वेश्चन से ही दिखाई दे रहा है कि ये केस वो है जिसमें से हम सारे के सारे शेयर को रीइश्यू नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो 200 शेयर फॉरफिट किया, उसमें से 150 को ही रीइश्यू किया, तो हम सारे शेयर तो रीइश्यू नहीं कर रहे हैं, तो कैपिटल रिजर्व का अमाउंट भी हम डायरेक्टली ट्रांसफर नहीं कर सकते। डायरेक्टली का मतलब है जैसे फॉरफीचर का अमाउंट कितना है 10,000, तो हम 10,000 डायरेक्टली कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर नहीं कर सकते। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें 150 के अकॉर्डिंग चलना है, हमने रीइश्यू जितना किया है उसी के अकॉर्डिंग हमें चलना है कि हम कैपिटल रिजर्व में कितना ट्रांसफर कर सकते हैं। तो उसके लिए एक फॉर्मूला यूज होता है, जब भी आपका फॉरफीचर का शेयर और रीइश्यू का शेयर डिफरेंट होता है तो उसके लिए फॉर्मूला यूज होता है। वो फॉर्मूला हम देख लेते क्या है। तो उसके लिए फॉर्मूला लगाते हैं, फॉरफिटेड अमाउंट ऊपर रखते हैं, अपॉन में नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड नीचे रखते हैं, मल्टीप्लाइड बाय रीइश्यूड शेयर, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि फॉरफिटेड अमाउंट आपका कितना आया है 10,000, तो 10,000 तब आया है जब आपने शेयर फॉरफिट किया 200, लेकिन रीइश्यू के टाइम पे तो आपने 150 ही किया बस। तो अब हम पता लगा रहे हैं कि 150 अगर हम रीइश्यू करते, अगर हम 150 फॉरफिट करते तो कितना अमाउंट आता फॉरफीचर का, फिर वही ट्रांसफर कर सकते हैं हम कैपिटल रिजर्व में। तो ये आ जाएगा आपका 7,500। तो हम कितना अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं? सिर्फ 7,500, ठीक है। तो जब भी दोनों का अमाउंट डिफरेंट हो, फॉरफीचर का नंबर ऑफ शेयर डिफरेंट हो और रेशियो का नंबर ऑफ शेयर डिफरेंट हो, तो आपको कंपलसरी है ये फॉर्मूला यूज करना और इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप ट्रांसफर करोगे कैपिटल रिजर्व में। तो चलिए स्टूडेंट, ये क्वेश्चन तो हो गया है कंप्लीट। ये क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में कई बार आ चुका है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो मैंने लिया है 2015 या फिर 2017 में ये क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड के एग्जाम में, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये 3 मार्क्स कैरी करता है और डेफिनेटली ऐसा क्वेश्चन पेपर में जरूर आता है जिसमें फॉरफीचर एंड रीइश्यू हो, ठीक है। तो आप ये क्वेश्चन करके आपकी अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं, 3 मार्क्स कंफर्म कर सकते हैं एग्जाम के लिए। तो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय एंड टेक केयर।